हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, सभी आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर हम रोज मॉर्निंग में 9 बजे क्या देखते हैं, सेट्स देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आपका एसएससी जीडी और सीएचएसएल दे रहे हैं या जो भी आगामी परीक्षा है आपकी, सबको पता है कि जीएस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जीएस वही रहता है, करंट अफेयर वही रहता है। तो जो भी आपका एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी बच्चों की शिकायत आ रही थी कि मैम एसएससी जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। हम इस सेट में क्या देखते हैं गाइस, हम यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी डालती हूँ मैं, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी डालते हैं, है ना। तो बहुत ही यूजफुल जो है आपका ये सेट होता है। और आज हम देख रहे हैं सेट नंबर 6, ठीक है। इससे पहले मैं 5 सेट करा चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखे हैं तो आप जाके इसको प्लेलिस्ट में देख लेंगे। सेट्स की प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके की। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और आपका जो आइस क्यूब ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, अपने दोस्तों में याद से शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि कहते हैं ना, विद्याधन बांटने से बढ़ता है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो अपने दोस्तों में याद से शेयर करते जाएं, है ना। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। कार्यकाल की बात कर रहा है यहाँ पे। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है गाइस, ये पूछा जा रहा है ना। तो कितना होता है इनका कार्यकाल, होता है 6 वर्ष। ओके, ऑप्शन डी होगा कार्यकाल, 6 वर्ष होगा इसका कार्यकाल, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश झील के बारे में संदेह है कि क्रेटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्का पिंड के प्रभाव के कारण इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे झील के नाम दे रखे हैं 4 झीलों के। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस झील के बारे में संदेह है कि वह क्रिटेशियस युग, कौन सा, क्रिटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों, ठीक है, डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्का पिंड, क्या, उल्का पिंड के प्रभाव के कारण इसका विकास हुआ है। मतलब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी झील उल्का पिंड के कारण जो है बनी है। देखिए, पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरा था, उसके कारण ये झील बनी, गड्ढा हो गया उस जगह पे, उस कारण बनी है। तो ये डेक्कन की जो बेसाल्टिक चट्टान है, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों पे है, जो हमारा प्रायद्वीप भारत है ना, दक्कनी पठार है, वहां पर है झील। तो कौन सी है गाइस, ये है लोनार, ठीक है। ये लोनार झील है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसको ध्यान रखेंगे, लोनार झील। और ये भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो किससे, उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। ओके, तो इसको याद रखेंगे, लोनार झील। चलिए नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डैश के साथ लगती है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ जो भारत बॉर्डर शेयर करता है, वो यहाँ पे कुछ राज्य दे रखे हैं, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, इनके साथ करता है। और इनमें से किसके साथ और करता है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो किसके साथ करता है, ये होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्रम से चलेंगे। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊपर, उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे क्या है, मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम से ये म्यांमार से सीमा लगाते हैं। ओके, इसको याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ठीक है। पहले ये एक ही था, ये क्या था पहले गाइस, एक ही था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जिसको बाद में क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। बाद में इनको 2 आयोग बना दिया गया, पहले ये एक ही में था, फिर बाद में जनजाति आयोग अलग और जाति आयोग अलग बना दिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस संशोधन के तहत, तो ये कौन सा संशोधन है, ये है 89वें संशोधन के तहत, ठीक है। 89 89, ठीक है, 89वें संशोधन के तहत क्या क्या किया गया है, इनको अलग अलग आयोग बना दिया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई घोषित योजना पीएम श्री
पीएम श्री निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, नरेंद्र मोदी ने एक योजना की घोषणा की है पीएम श्री के नाम से, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे गाइस? ये एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है पीएम श्री। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह। तो गाइस ये फर्स्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे कोई भी चीज हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या है? संचार उपग्रह है पहला, इसरो द्वारा विकसित। निम्न में से कौन सा है? तो इसका नाम पूछा जा रहा है गाइस, तो कौन सा है? ये है आपका रुक्मिणी। ठीक है, रुक्मिणी क्या है? एक संचार उपग्रह है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि रुक्मिणी क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से रुक्मिणी क्या है? किसी कोई फीमेल है, कोई खिलाड़ी है, कोई ग्रह है ना? तो इस तरीके से तो ये क्या है? ये एक सैन्य संचार उपग्रह है सेना के लिए। ठीक है, और ये इसरो द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले, क्या गाइस? उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क, क्या? औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी किस यूनियन टेरिटरी में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो किस यूटी में किया गया गाइस? ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि औद्योगिक बायोटेक पार्क इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 4 ऑप्शन होंगे, तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, निम्न में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? ठीक है, अकबर का सलाहकार था जिसे अकबर के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था गाइस, तो कौन था? ये था मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा क्या था? अकबर के गृह मंत्री के रूप में भी इसे जाना जाता था, और ये अकबर का एडवाइजर था, सलाहकार था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन आंदोलनों में से, यहाँ पे 4 आंदोलन दे रखे हैं, कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन नहीं था। कुल मिला के क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ कर दी है, बस महात्मा गांधी ने इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, महात्मा गांधी ने इनमें से किस आंदोलन को लीड नहीं किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन सा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन कहते हैं, ये भी महात्मा गांधी का था। बिहार में सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, है ना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में था। ठीक है, और ये अहमदाबाद में इसको मिल हड़ताल, ठीक है, मिल हड़ताल भी कहते हैं, मिल हड़ताल या मजदूर हड़ताल भी इसे कहते हैं, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में चलाई गई थी। कब? ये था 1918। ठीक है गाइस, और देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा ये भी जो था, खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात में था। कहाँ पर? गुजरात। ठीक है, गुजरात में था। ये किसान आंदोलन था, किसान, ठीक है, किसान आंदोलन था। और ये मिल आंदोलन ये भी गुजरात में था, तो ध्यान रखेंगे। ये भी कब? ये भी 1918 में। ठीक है, तो इनका तो ये सारे गांधी जी के नेतृत्व थे। कौन सा बचता है गाइस? बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह बचता है, जो किसके? पटेल, ठीक है, पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। कब? 1928 में। कब? 1928 में चलाया गया था। और इसी सत्याग्रह में क्या किया था? पटेल को वहां की महिलाओं ने इस सत्याग्रह के बाद क्या की थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे, यहीं से इनका नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। कौन क्या होगा गाइस? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है गांधी जी के नेतृत्व में नहीं चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एशफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि बेली के एशफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मेडल का नाम क्या है गाइस? बेली के एशफोर्ड मेडल। ठीक है, ये प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले भारतीय कौन है, तो डॉक्टर सुभाष बाबू हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर सुभाष बाबू क्या है, बेली के एशफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ओके, ये आपका ऐप है गाइस, इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कुछ क्लासेस मिल जाएंगे आपको स्टैटिक जीके की, है ना, और सब्जेक्ट वाइज, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा जा रहा है। तो किसकी आत्मकथा है, ये है नेल्सन मंडेला की। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है गाइस कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी या कब शुरू किया गया था, तो कब, ये 1985। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे चोल वास्तुकला, जिसमें चोल वास्तुकला है और जिसे सम्राट राजराजा द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो ये किस राज्य में है, बृहदेश्वर मंदिर, इसका पूरा नाम है, इसको ना तंजावुर, क्या, तंजावुर, तंजावुर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। किस में है, ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु में है। अब देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगर छोटा सा प्लेस पूछ लिया जाएगा तो तंजावुर पूछा जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन है, इसे किसने बनवाया, तो इसे राजराजा ने बनवाया, राजराज ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राज राजा भी आ जाए या राज आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, किस वंश के शासकों ने बनवाया है, तो इसे चोल वंश के शासकों ने बनवाया। तो ये चीज याद रखेंगे। और इस मंदिर का एक नाम और है, क्योंकि इसे राज ने बनवाया, तो इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज राजेश्वर, ठीक है। इसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने बनवाया, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए बासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है। तो जो बासेनार अरेंजमेंट है उसके पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा 1 वर्ष के लिए, कौन सा देश, ठीक है गाइस। तो भाई ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो करेगा ना, बासेनार जो अरेंजमेंट है इसकी, भारत, हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा प्यारा भारत करेगा, तो बासेनार अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बासेनार जो अरेंजमेंट है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत करेगा। इसे ध्यान रखेंगे, कब, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ ली जाती है कि कब से, तो 1 जनवरी 2023 से। चलिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्यों की आय में वृद्धि तय करने में अधिकतम योगदान देता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्यों की आय तय करने में जो है अधिकतम योगदान देता है, उनकी इनकम तय करने में। तो कौन सा है गाइस, सेवा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे सेवा क्षेत्र है, ये राज्यों का आ जाए या फिर भारत का, ठीक है। अगर भारत का आ जाए शब्द या राज्यों का आ जाए, एक ही बात है। जो हमारी आय तय करता है, सबसे ज्यादा आय डिसाइड करता है कौन, सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र से हमें सबसे ज्यादा आय होती है, और सबसे ज्यादा जो है हमारी जीडीपी में योगदान भी किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है, जो सर्विस जोन होता है उसका। चलिए, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में मिला था, तो किस वर्ष में मिला था गाइस, ये मिला था 2013 में, ठीक है। तो विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार 2013 में दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो मोलिंग नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है,
तो ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेशनल पार्क वगैरह से इस टाइप की लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोलिंग नेशनल पार्क किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय डैश वादक थे जिन्हें एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। कौन? पहली बार तो नाम याद रखेंगे, पंडित राम नारायण, ठीक है। पंडित राम नारायण ये क्या है? एक लोकप्रिय डैश थे। तो पहले देखते हैं कौन थे, तो ये सारंगी वादक थे, ठीक है। तो पंडित राम नारायण, नाम सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, किस क्षेत्र संबंधित है? तो ये सारंगी जो है वादक थे, सारंगी बजाते थे। तो सारंगी वादक थे जिन्हें एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय भी जाता है, ठीक है। तो इन्हें वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। पूछ लिया जाए कि वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पंडित राम नारायण को दिया जाता है, ठीक है। और ये सारंगी वादक हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, ठीक है। कहां पर? पहली बार तो याद रखेंगे नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर? न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन NSS जिसे कहते हैं 2022 का उद्घाटन किया, ठीक है। तो किसने किया? ये किया है पीयूष गोयल ने, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, ये किस मिनिस्ट्री से है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और किसने उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने किया है। और ये किस मंत्रालय से है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है जो डैश से लिया गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, भारत के प्रतीक चिन्ह निम्न में अंकित है जो से लिया गया है, ठीक है। तो किससे लिया गया है गाइस? ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ये कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये कॉमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए ऐप को याद से डाउनलोड कर लेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन है गाइस? तो मोहम्मद तैयब इकराम है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद तैयब इकराम जो है नए अध्यक्ष बने हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, ठीक है। चलिए फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 किसकी? फोर्ब्स, ठीक है। फोर्ब्स एक पत्रिका है USA की। तो ये क्या है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे नियोक्ता रैंकिंग 2022 एक इंडेक्स निकालता है। उसके अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी, ठीक है। पूछा जा रहा है भारत की कौन सी सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में जो है अग्रणी कंपनी है, ये पूछा जा रहा है फोर्ब्स इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। तो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी है, ये याद रखना है। अगर इंडेक्स का नाम नहीं याद रहता तो बस इतना याद रखें कि इंडिया की सर्वश्रेष्ठ जो नियोक्ता कंपनी है कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। और ये पत्रिका इंडेक्स कौन निकालता है? फोर्ब्स निकालता है, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है गाइस। देखिए अक्सर जो कंपनीज के जो होते हैं ना, कंपनीज वगैरह के जो इंडेक्स होते हैं उसमें रिलायंस ही नंबर 1 पे होता है, या फिर टाटा, रिलायंस, ये आगे पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। चलिए गैस करेंगे वहां पे हम चीजों को। क्वेश्चन नंबर 23, डैश का आयोजन बॉक्सिंग में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका आयोजन बॉक्सिंग में किया जाता है, तो किसका किया जाता है? अपर कट, ठीक है। अपर कट का आयोजन बॉक्सिंग में किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो राजू श्रीवास्तव, मुझे नहीं लगता उनका कोई नाम नहीं जानता होगा, नहीं जानते तो एक बार जान लो। बहुत ही बड़े क्या थे गाइस? कॉमेडियन थे, ठीक है। राजू श्रीवास्तव बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे, निधन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए
नाम, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 4 नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा भाई हाल ही में से इनमें से किसका निधन हुआ है जो बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये किसकी प्रतिमा है गाइस, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसी की है, पटेल की, है ना, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के नाम पे इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। और कहाँ पर है ये, गुजरात, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात, गुजरात के कहाँ पर, केवड़िया जिला, गुजरात के केवड़िया जिले, ठीक है, गुजरात के केवड़िया जिले में ये प्रतिमा है, तो इसे ध्यान रखेंगे, बनाई गई है। इसकी हाइट आप मुझे बताएंगे, इसकी जो है हाइट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में बताएंगे। और ये नदी भी मैं बता दे रही हूँ किस नदी पर है, ये नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी के पास बनाई गई है, नर्मदा नदी पर ये जो सरोवर, ये बांध बनाया गया है गुजरात के केवड़िया जिले में। सरदार सरोवर की प्रतिमा है, विश्व की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। इसकी हाइट आप मुझे बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आलस ना करें, उसको सर्च करें, गूगल करें, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। पता है उससे क्या होता है, जो आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, वो आपकी नॉलेज हमेशा के लिए यहाँ फीड हो गई, हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ ट्राई करके देखना, बाद में कहोगे कि हाँ मैम आपका कहना सही था, जो चीज़ हम सर्च करते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, आपने सर्च किया कि इसकी ऊंचाई कितनी है मूर्ति की, तो इस मूर्ति से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी इसकी आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको आसपास की चीज़ें भी पता चलती हैं। तो एग्जाम में फिर कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जब आपको सारे उसके पॉइंट याद होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कमेंट बॉक्स में, ताकि आप उसको सर्च करें, है ना, तो आपको चीजें पता चले। चले क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश ने अपने भरोसेमंद डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्काने चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया, ठीक है। तो 40 के समूह में किस नाम से, तुर्काने चहलगानी, ठीक है। तो नाम पूछा जा रहा है कि तुर्काने चहलगानी। कुल मिला के इजी में बताऊं आपको क्वेश्चन, तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की, जिसको क्या कहते हैं, 40 का समूह या चालीसा, ठीक है, चालीसा भी कहते हैं इसे, या 40 लोगों का संगठन, ठीक है, 40 संगठन, ठीक है, चालीसा संगठन, 40 के समूह, तुर्काने चहलगानी, किसी भी नाम से आ जाए तो जहां 40 दिख जाए गाइस, जहां पे आपको 40 दिख जाए हिंदी में लिखा हुआ, तो उसकी स्थापना किसने की है, ये की है इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये 40 लोगों का एक संघ होता था, तो इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 27, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे फेमा कहते हैं, कब पारित किया गया था, ठीक है। तो फेमा एक्ट, ठीक है, इसको फेमा एक्ट भी कहा जाता है, फेमा एक्ट, ठीक है। फेमा एक्ट को कब पारित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये कब पारित किया गया था, ये 1999 में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है। 1999 में फेमा एक्ट पारित किया गया था। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये कुछ यूनिक होते हैं बच्चे, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन होते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और जो सब पढ़ते हैं ना उनको पढ़ते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद रखें, क्योंकि जो सब पढ़ते हैं वो आपने भी पढ़ा है, तो आपको जो क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे ना, वो ये यूनिक क्वेश्चन दिलाते हैं, है ना। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य जीवन की अनावृत जरूरतों में, राज्य जीवन की अनावृत जरूरतों में उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में जारी रहता है। यह किसके द्वारा कहा गया, या किसका कथन है, ठीक है। राज्य जीवन की अनावृत जरूरतों में उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में जारी रहता है, यह कथन किसका है। तो गाइस कथन से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये किसका है, अरस्तु का, ठीक है, किसका है, एरिस्टोटस जिसको बोलते हैं, अरस्तु का ये क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, एरिस्टोटस आ जाए या अरस्तु आ जाए, एक ही बात है, ये इनका कथन है, कथन से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बयार कटार ड्रोन खबरों में रहा, निम्न में से किस देश ने विकसित किया था, ठीक है। तो बयार कटार ड्रोन, ठीक है। तो याद रखेंगे बयार कटार क्या है, ये एक ड्रोन है,
और ये रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। तो ये किस देश ने विकसित किया था? तो गाइस ये तुर्की है, ठीक है, तुर्की ने विकसित किया था, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, तुर्की ने विकसित किया था, तो तुर्की का एक ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये कब पारित किया गया? ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं जितने चाहूं इस पे स्टार लगा लूं, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भूल कर भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेरी गाथा। भेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, जो भिक्षुणी द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है, ठीक है। तो क्या भेरी गाथा, पहली बार तो याद रखेंगे भेरी गाथा क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, तो भेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। यह डैश का हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है गाइस? ये सुत्त पिटक, ठीक है, ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, जो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। तो बस याद रखना है, भेरी गाथा सुत्त पिटक का एक पार्ट है और ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उन्हीं में से एक सुत्त पिटक है, 3 पिटक थे ना बौद्ध धर्म में, ठीक है। चलिए देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये डे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कब? ये 22 मई को, ठीक है। आपका जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, जो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, तो उसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये डे, कभी कई बार रिपीट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किस शहर में किया? तो क्या याद रखना है इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि 5G सेवाएं न्यू दिल्ली में शुरू की गई, ठीक है। और एक मोटा मोटी याद रखना है अक्टूबर में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महाकाव्य महाभारत, ठीक है। महाभारत पहली बार तो याद रखना है क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं। तो भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा लिखित की 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है? 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का अध्ययन किया गया है? ठीक है, तो पहली बात तो याद रखनी है, महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है। व्यास की, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता व्यास हैं, जिनको वेद व्यास कहते हैं, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। तो याद रखना है इसके रचयिता कौन है? व्यास हैं, ओके। कि 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का अध्ययन किया गया है? ठीक है, भगवत गीता के बारे में जिसमें बहुत व्यापक रूप से बताया गया है, वह कौन सी छठी पुस्तक है? तो ये क्या है? भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये क्या है? महाभारत की 18 पुस्तकों में से ही एक है, छठे नंबर की, भीष्म पर्व, ओके। चलिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामांकित किया गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है निम्न में से किसे पहली बार, किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी है महारानी एलिजाबेथ, उनके द्वारा। तो ये सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया, तो इसे याद रखेंगे, वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया पहली बार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पवित्र स्थान है हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरमय अभ्यारण्य जहां मंदिर के प्राथमिक देवता की मूर्ति निवास करती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं, कुछ जो है मंदिर में जो स्थान होते हैं उनके नाम है। तो डैश पवित्र स्थान है हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरमय अभ्यारण्य जहां मंदिर के प्राथमिक देवता की मूर्ति का निवास करता है या रखी जाती है या कराया जाता है, ठीक है। तो जहां पर भगवान की जो है मूर्ति रखी जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी जगह है? तो ये गर्भगृह, ठीक है गाइस। जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है,
ओके गाइस, ये मंदिर है, तो यहाँ पर क्या है, अंदर बीचों बीच में एक गर्भगृह होता है, वहां पर ही तो मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज्यादा घुमा दी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे गर्भगृह मूर्ति, बस ये याद रखेंगे मूर्ति कहाँ रखी जाती है मंदिर में, तो गर्भगृह में। ठीक है, चलिए। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति डैश के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, तो फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकतर जो विद्युत शक्ति है वो किसके रूप में प्रकट होती है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस किसके, अवरक्त किरणों। ठीक है, अवरक्त किरणों के रूप में जो है ये प्रकट होती है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें यानी इनको क्या बोलेंगे गाइस, इनको इंफ्रारेड रेज बोलेंगे। ये क्या है, फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में ये विद्युत शक्ति के रूप में खपत होती है इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अगस्त 2022 में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आकाशवाणी की जो समाचार सेवा प्रभाग है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है गाइस, तो ये पूछा जा रहा है। तो किसे नियुक्त किया गया है इसका महानिदेशक, तो किसे नियुक्त किया गया है, ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। ठीक है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बेगमपुरी मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई है। ठीक है, उनकी नई राजधानी दिल्ली में जहां पना की मुख्य मस्जिद थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेगमपुरी मस्जिद, पहले तो नाम याद रखेंगे, बेगमपुरी मस्जिद डैश के शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में बनाई गई, उनकी नई राजधानी दिल्ली में जहां पनाह की मुख्य मस्जिद थी। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी पता है मुगलों की थी, तो उनकी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद थी तो मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली पे यही शासन कर रहे थे, तो मोहम्मद तुगलक, जो बेगमपुरी मस्जिद है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई, बस इसे याद रखेंगे। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT कहते हैं, ठीक है, इसके शासनकाल में बनाई गई। चलिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया के नीचे आ जाता है तो स्थिति को डैश कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के क्या बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया के नीचे आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो गाइस क्या कहा जाता है इसको, चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गाइस ऐप को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। ठीक है, तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये पूछा जा रहा है कुल मिलाकर ये कब पारित किया गया, तो कब गाइस, ये 2005 में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सरकारी संस्थान में जाकर कोई भी जानकारी ले सकते हो और वो आपसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं भी जाकर वो मना नहीं कर सकते, आप उनको सीधा बोल देना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुझे ये जानने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 2005 में लाया गया। चलिए, किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो किसमें, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग का निर्माण करता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये एक तरीके से, तो इसके भाग का निर्माण करता है, यानी इसके भाग के रूप में है। ठीक है, तो कौन सा है गाइस, तो इसका है बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये बांदीपुर कहाँ है, ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। ठीक है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो मूल रूप से कहाँ है, कर्नाटक में है, तो याद रखेंगे बांदीपुर
बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपके 3 राज्यों के बॉर्डर पे आता है। कौन कौन सा? कर्नाटक, केरल प्लस कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है, प्लस तमिलनाडु 3 राज्यों के बीच में आता है, ठीक है। तो उसे याद रखेंगे, इसीलिए बांदीपुर उसका एक पार्ट हो जाता है। चलिए, डैश की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया, ठीक ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पूछा जा रहा है किसकी सिफारिश पर? भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो देखते हैं, ये था एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं 1919 के एक्ट को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं 1919 के एक्ट को, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, इनकी सिफारिश पर ही ये भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था, और उस समय ये तत्कालीन जो वायसराय के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं 45 क्वेश्चन। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह किस पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? जलमग्न पर्वत श्रृंखला यानी जो पानी में डूब गई है। तो गाइस ये एक पर्वत है जो भारत और म्यांमार, ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर है। ये क्या होता है गाइस, म्यांमार तक आता है और वहां से फिर ये समुद्र में डूब जाता है, विलुप्त हो जाता है, और आगे जाके ये फिर से उठ जाता है, जो कि अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक ही पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की आ रही है ऐसे भारत और म्यांमार की सीमा पर, ठीक है। और ये बीच में जाके यहाँ पानी में डूब जाती है और नीचे जाके ये फिर उभर जाती है, जहाँ इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये है आपकी अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसपे बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछा जा रहा है, कौन सा है गाइस? तो कौन सा है? छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। बड़ी आंत का नाम तो बड़ा है, लेकिन ये उससे जो है लंबाई में कम होती है। तो पाचन तंत्र का पहली बात तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको मुझे बड़ी आंत की लंबाई बतानी है कितनी है, ठीक है, और आपको मुझे छोटी आंत की भी लंबाई बतानी है कितनी है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इनकी लंबाई दोनों की कितनी है। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि छोटी आंत क्यों लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझेंगे, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। हम सूचियां पढ़ते हैं, तो अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती गाइस, किसको? 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची को जो है अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार, ठीक है, ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार, ओके, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ओके। और तीसरी अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? ये है हमारी शपथ, ठीक है। इसमें क्या है? शपथ। इसमें बड़े बड़े जो भी हमारे अधिकारी हैं उनकी शपथ होती है, शपथ लेते हैं इसमें। 12वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है गाइस? नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है हमारी 12वीं अनुसूची। और हमारी जो छठी अनुसूची है ये किससे संबंधित है गाइस? ये हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? इसमें 4 क्षेत्र आते हैं गाइस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 क्षेत्र डाले गए हैं छठी अनुसूची में, ओके। चलिए, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। आपका काम है, आप सर्च करेंगे टोटल 12 कौन कौन सी हैं, और कोशिश करेंगे कॉमेंट बॉक्स में अगर उसे टाइप कर सकें तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था, ठीक है। गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया, ठीक है। तो सूर्यवंशी गजपति शासक जो है शासक
सॉरी सूर्यवंशी गजपति शासन का वंश का संस्थापक था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश पर क्या किया, शासन किया। तो नाम पूछा जा रहा है कौन था, तो कौन था, कपिलेंद्र देव। ठीक है गाइस, कौन था, गजपति वंश का शासक था कपिलेंद्र देव, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश पर शासन किया। ठीक है, तो गजपति वंश या सूर्यवंशी वंश जो भी आ जाए, तो कपिलेंद्र देव जो है इसका संस्थापक था, याद रखेंगे। चलिए, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तो किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का नहीं एक भी, तो गाइस एक तो शुक्र का और एक बुध का। ठीक है, शुक्र और बुध का एक भी ग्रह या चंद्रमा नहीं है, तो उसको याद रखेंगे, बाकी सबके ग्रह एवं चंद्रमा है। ओके, चलिए, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता होगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और शनि क्या है, सबसे लाइट वेट, सबसे हल्का ग्रह है, ये भी आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम योजना, ठीक है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, फेम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की और फेम योजना किससे संबंधित है, इसका विषय भी याद रखना है, सब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक वाहनों, ठीक है, फेम योजना इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है और किस मंत्रालय ने शुरू की, किस मिनिस्ट्री ने शुरू की, तो ये किसने शुरू की है, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, फेम योजना भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने शुरू की है फेम योजना। और किस से संबंधित है, ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। तो गाइस यहीं पे होता है हमारा सेशन खत्म। ये आपकी सोशल अकाउंट है, याद से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, शाम को मैं टॉपिक वाइज क्लास चलाती हूँ, उसको याद से देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।